मेरे प्यारे युवा साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बजट से जुड़ी हुई कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। और मज़ेदार बात यह है कि ऐसा मैं ये जानते हुए भी बताने की एक तरह से यूं कह लीजिए कि मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रहा हूँ, या यूं कह लीजिए कि दुस्साहस कर रहा हूँ कि आप बाकायदे किताबों में जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यहां यह होगी कि मैं आपको पढ़ाऊं नहीं, बल्कि बताऊं, या यूं कह लीजिए कि समझाऊं। हो सकता है कि आपको लगे कि आज के आपके 10 मिनट बेकार ही चले गए हो, क्योंकि आप में से बहुत से लोग, बहुत से विद्यार्थी इसके बारे में जान रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये मान करके चलिए कि आप उसे दोहरा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इससे जुड़ी हुई शब्दावलियों के बारे में। एक बार आप इन शब्दावलियों को समझने की कोशिश कीजिए। समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि बजट आपके लिए कितना आसान हो गया है, और आपको ऐसा करना चाहिए। कल मैंने आप सबसे कहा था कि बजट को पढ़ने के बाद आप देखिए कि इस बजट से आप कौन सा चरित्र निकाल पाते हैं। सिविल सर्विस के लिए मैं जनरलाइज तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग जो भी बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो कौन सा चरित्र आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा? क्या आपने उस पर थोड़ी सी मेहनत की? अगर नहीं की हो दोस्तों, तो आपको करना चाहिए। यह मत समझिए कि ऐसी मेहनत करके आप केवल एक ही चैप्टर के बारे में कुछ जान सकेंगे, नहीं। इस तरह की अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके अंदर वो क्षमता विकसित हो सकेगी कि जब कोई भी घटना घटित होगी तो आप जान सकेंगे कि पहली बात तो यह घटना आपके काम की है या नहीं है, और दूसरी बात कि यह किस रूप में आपके काम की है। यानी उस घटना का कौन सा ऐसा कोण है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, फोकस होना चाहिए। आपको ऐसा दोस्तों करना चाहिए। खैर, आइए हम लोग इस तरह से थोड़े से बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे। तो मैं आज कुछ मुख्य शब्दावलियों के बारे में आपको बहुत ही थोड़ी सी बातें बताने जा रहा हूं, और मैंने उन शब्दावलियों को चुना है जिनके प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना होती है। आप प्री एग्जामिनेशन, इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उनमें बकायदे कुछ शब्दावलियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से तथ्य शामिल नहीं होंगे। यानी कि जब हम कहते हैं कि पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय का मतलब क्या हुआ, किन किन क्षेत्रों में वो व्यय होगा जिसे हम पूंजीगत व्यय कहेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि मैं जिन शब्दावलियों की भी चर्चा कर रहा हूं उनका संबंध सबसे ज्यादा तो प्री एग्जामिनेशन से है, और मेन एग्जामिनेशन से इसका संबंध इस रूप में है कि बिना इन्हें जाने आप बजट को नहीं जान सकेंगे। हाँ, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, वो बात अलग है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पढ़ने, रटने और याद करने का एग्जामिनेशन नहीं है। ये आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे। लेकिन यह जो एग्जामिनेशन है ये समझने का एग्जामिनेशन है। यह आपकी समझदारी को जांचना और परखना चाहती है यह परीक्षा, और इसी तरीके से क्वेश्चंस भी तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, एक शब्द है राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखिए, बजट क्या है? बजट कुछ नहीं, सरकार साल भर का अपना हिसाब किताब देती है कि हमारी, आप भी और हम भी तो बजट बनाते हैं। चलिए, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, वो अपना बजट बनाते हैं। साल भर का नहीं बनाते होंगे तो महीने भर का बना लेते होंगे। इतनी सैलरी मिलेगी या इतनी कमाई होती है, इतनी कमाई होने के बाद फिर खर्चा हो जाएगा, इतना इतना इस इसमें खर्चा करेंगे तो इतना या तो बचत हो जाएगी या इतना घाटा हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, वही सरकार कर रही है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी कि राजस्व प्राप्तियां, कि उसे कहां कहां से पैसा कहां कहां से मिलेगा। क्योंकि तभी तो आप खर्चे का अनुमान करेंगे ना, कि मिलेगा तब फिर आप उसे खर्च करेंगे, तो कितना मिलेगा उसी के अनुकूल आप खर्च के बारे में सोचेंगे। तो जो अगर राजस्व प्राप्तियां कही जा रही हों तो समझ लीजिए कि ये सरकार की टोटल अर्निंग है, टोटल इनकम है, कुल आय। यानी कि साल भर में सरकार कितना कमाएगी। अब वो कहां कहां से कमाएगी हम देखेंगे। तो इस बार की बजट में आप देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि सरकार की जो कुल आय है वो 19.76 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, यहां मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि लाख करोड़, इससे आप रट लें। लाख करोड़ बजट में ज्यादातर आपको लाख करोड़ ही मिलेंगे। हमारा जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है, तो 1,19,000 करोड़ रुपए जो जनवरी में हुआ है, तो वहां भी आपको लाख करोड़ मिलेगा।
या तो लाख करोड़ मिल जाता है या फिर 1,000 करोड़ मिल जाता है। तो जब बड़ी रकम होती है तो डेफिनेटली उसमें फिर हम लाख करोड़ की भाषा में बात करते हैं। आपको एक पैटर्न पकड़ लेना चाहिए और मुझे लगता है कि जो लाख करोड़ का पैटर्न है ये एक अच्छा पैटर्न है। तो ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो देखिए ये दो तरीके से आता है। चूंकि इन शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है, प्री एग्जामिनेशन में भी इन पर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों मुझे ये बताना पड़ रहा है। पहला है कर राजस्व प्राप्तियां। हिंदी में कर राजस्व प्राप्तियां, इंग्लिश में है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यानी कि टैक्सेशन के जरिए आपको कितना धन मिल रहा है। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो देखिए टैक्स फिर दो तरह के हो जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कल मैंने आपसे कहा था कि जो बजट का तीसरा पार्ट है वो टैक्सेशन का पार्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, किन किन करों को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, किन किन करों को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मैं उनके बारे में अभी यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि वह एक थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए कि डिरेलमेंट सा हो जाएगा, थोड़ा भटकना सा हो जाएगा। तो इसमें दोनों तरह की इनकम शामिल होंगी। एक तो सरकार को टैक्स से कितना पैसा मिलता है, जैसे जब आप अभी के बजट को उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार का जो टोटल जो रेवेन्यू है 15% जो है वो जीएसटी से आता है, 13% कारपोरेट टैक्स से आता है, 14% इनकम टैक्स से आता है। ये सब टैक्स से प्राप्त होने वाली आय। और सब सरकार को जो सबसे ज्यादा धन मिलता है दोस्तों वो टैक्स से मिलता है। हिस्ट्री आपने पढ़ी है। अब आप देखिए कि उस समय राजाओं के पास आय के क्या साधन हुआ करते थे, टैक्स। और टैक्स में भी जो सबसे बड़ा टैक्स होता था वो जमीन खेती होती थी, टैक्स। जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि गैर कर राजस्व प्राप्तियां। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा यहां मेहनत करना पड़ेगा, बकायदे उन्हें मालूम हो कि गैर कर राजस्व प्राप्तियां नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए है, रिसिप्ट्स के लिए है। इन्हीं शब्दों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप देखिए कि सरकार को टैक्स से पैसा मिल गया, लेकिन सरकार दूसरे सोर्सेस से भी धन कमाती है। कल्पना करके देखिए कि दूसरे सोर्सेस से उसे कहां कहां से पैसा मिलता होगा। सरकार के पास और क्या साधन होते हैं। सरकार लोगों को ऋण देती है, उस ऋण के बदले में उसे ब्याज मिलता है। सरकार बाकायदे इन्वेस्टमेंट करती है। आप देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट से हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पेट्रोलियम की कंपनियां हैं और दूसरी कंपनियां हैं। मतलब सरकार व्यापार भी करती है या उद्योगपति भी है कह लीजिए, तो वहां भी सरकार की कमाई होती है। सरकार को बहुत सी चीज़ों पर फीस मिलती है, बहुत सी चीज़ों पर सरकार जुर्माना लगाती है, वहां से उसको पैसा मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग है, बीमा है, इन सब क्षेत्रों से सरकार के पास पैसा आता है। सरकार के पास जो फॉरेन कंट्रीज हैं और जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी अनुदान मिलता है। और इसके साथ ही साथ जैसे सरकार सीधे सीधे नोट छापती है या कॉइन्स छापती है, डाक टिकट बेचती है, ये सब भी तो करती है ना, तो इससे भी पैसा आता है। तो ये जो पैसा है जो अभी मैंने आपको बताया, ये सब के सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ये टैक्स से नहीं आ रहे हैं, ये दूसरे माध्यमों से आ रहे हैं। अब आप देखिए कि मजेदार बात यह है कि जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, जो टैक्स से धन आया और जो गैर टैक्स से धन आया, जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी सरकार की कुल आय, जो इस बार सरकार ने 19.76 लाख करोड़ रुपए दिखाई है। इसके बाद है खर्च। अब आप देखिए कि अब सरकार ने दिखा दिया मोटे तौर पर कि हम 20 लाख करोड़ रुपए तो कमाएंगे, अब वो खर्च करती है। तो खर्च वो बहुत से अलग अलग चीजों पर करती है। अब देखिए कि सरकारी तंत्र है, हमारे डिफेंस है, सामाजिक कार्य हैं, है ना, वृद्धावस्था पेंशन जैसी हैं, दुनिया भर की योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इन सब पर सरकार खर्च करती है। तो सरकार का टोटल खर्च है ना। अब समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं, आगे अगर आप लोगों की जरूरत आप लोगों ने महसूस की तो आप मुझे बताइएगा मेल के जरिए, मैं और दूसरी शब्दावलियां भी लूंगा। तो इस बार सरकार ने जो टोटल अपना खर्च दिखाया है वो है 34.83 लाख करोड़।
अब देखिए कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कमा तो आप लगभग लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हैं और खर्च कर रहे हैं आप लगभग लगभग 35 लाख करोड़ रुपए। तो 20 लाख कमा रहे हैं, 35 लाख खर्च कर रहे हैं, तो ये 15 लाख आएगा कहां से? बताइए कहां से आएगा? कहां से लाएगी सरकार 15 लाख? और कह रही है कि हम इसे इसमें खर्च करेंगे। तो दोस्तों, ये जो 15 लाख करोड़ रुपए है, इसके लिए सरकार ने फिर इंतजाम किए हैं कि ठीक है, हम इतना कर्जा ले लेंगे। और आपने बजट में पढ़ा कि सरकार ने कहा है कि वो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, अपने कंपनियों के शेयर बेचेगी, उनका निजीकरण कर देगी, उसके माध्यम से उसके पास कुछ धन आ जाएगा। चलिए, वो एक अलग विषय है। तो अब आप देखिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण फिर से एक शब्दावली हमारे पास आती है, वो है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या हो गया? बस सीधी सी बात है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आय आपके 8 आने हैं, रुपया भर खर्चा कर दिया तो घाटा 8 आने का हो गया। तो अब आप जो 35 लाख करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं, उसमें से आप 20 लाख करोड़ रुपए जो कमा रहे हैं उसको घटा दीजिए, तो पता लगा कि 15 लाख करोड़ रुपए का आपका राजकोषीय घाटा हो गया मोटे तौर पर। तो इस बार के बजट में आप देखेंगे कि जो राजकोषीय घाटा दिखाया गया है वो 15,07,000 करोड़ रुपए दिखा दिया गया है। ये 15.07 लाख करोड़ रुपए ये खर्च आपको घाटा दिखाया गया। ठीक है, तो 15 लाख करोड़ रुपए मोटे तौर पर घाटा। मोटे तौर पर ही आपके दिमाग में आंकड़े रहने चाहिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है, जो आपको याद रहना चाहिए और एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, वह है परसेंटेज में। यानी कि ये जो राजकोषीय घाटा है, जिसे हम 15 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े में व्यक्त कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से ये हमारे जीडीपी का 6.76% है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको याद हो जाना चाहिए, साल भर तक ये याद रहना चाहिए कि हमारे जीडीपी का है 6.76%, जिसे आप यूं मान करके चलिए कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा क्यों हुआ है? देखिए कि पूरे के पूरे साल भर कोरोना का पीरियड रहा है और इसमें सरकार को टैक्सेस नहीं मिले हैं और दूसरी चीजें नहीं मिली, कुछ उसकी आमदनी हुई नहीं है, बल्कि उसका खर्चा बढ़ गया हेल्थ सेक्टर पर कोरोना को मैनेज करने में। तो ये इस तरह का बजट आना ही था, अनयूजुअल नहीं है। फिर आप याद करने की कोशिश कीजिए कि जो 15वां वित्त आयोग था, वित्त आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी थी, एन के समिति कमेटी ने, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारा राजकोषीय घाटा हो 2022 तक वो 2.5% तक ले आना चाहिए। 2022 तक 2.5, और हम कहां पहुंच गए हैं? 6.76%। क्या यह संभव है? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है ये। क्योंकि देखिए, जब आपके पास घाटा होगा तो आप क्या करेंगे? आप कर्जा लेंगे, जब कर्जा लेंगे तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, या तो आप लगातार एक दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। और चूंकि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां हम कभी भी, आप यूं कह लीजिए कि राजस्व अधिशेष का बजट पेश नहीं करते हैं। राजस्व अधिशेष का मतलब है कि हमको फायदा हो रहा है, हम 20 लाख करोड़ कमा रहे हैं लेकिन खर्चा 15 लाख करोड़ कर रहे हैं, तो 5 लाख करोड़ रुपए हमको फायदा हो रहा है, उसे हम कहते हैं राजस्व अधिशेष। तो वैसा बजट हमारा नहीं हो सकता अभी फिलहाल, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको पैसा चाहिए और हमको अपनी आर्थिक वृद्धि करनी है। तो उसके बारे में इनके समिति ने यही कहा कि भाई 2.5% तक का घाटा ठीक है, वहां तक फिर आप अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज कर सकते हैं, बजट को मैनेज कर सकते हैं, आपकी जो इकोनॉमी होगी वो संतुलित रहेगी। लेकिन इस बार हमारा जो जीडीपी का परसेंटेज है, जो घाटे का जो है, राजकोषीय घाटे का, जीडीपी का 6.76% है, जो काफी हायर साइड में है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। अब हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, 7 से 21 मार्च के बीच जो ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसमें 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। देवेश कुमार शेखपुरा बिहार से हैं और सुबोध ठाकुर, आपका गांव है लगुनिया, आप भी बिहार से हैं। ऑनलाइन के 2 स्टूडेंट हैं, श्रुति सिंह और पंकज सिन्हा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं, दीप शिखा चक्रवर्ती और विनीत शुक्ला।
आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।